दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। उस पे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए कि ये बात तो सही है, लेकिन जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम काफी सोच समझ के करते हैं। लेकिन जब डिस्प्यूट हो जाते हैं, जब झगड़े हो जाते हैं, तब ऐसी बातें समझ में आती हैं जो शुरू में हम लोगों को ध्यान नहीं रही। तो इस पे एक वीडियो बनाइए कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि जनरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में दोस्तों आपने देखा होगा कि एक पार्टी दूसरे के पास कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है और वो ये कहती है कि हम चलो व्यापार करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, एक ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, और जब विवाद होता है या पेमेंट को लेकर जो सवाल उठते हैं, तब समझ में आता है कि यार हमने तो कुछ गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया। इसीलिए आज जो मैं चर्चा आपके साथ करने वाला हूं वो ये कि प्रिकॉशंस बिफोर साइनिंग ए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप कोई कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन है, तब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप डिटेल में देखना चाहें तो इसके अंदर और कई सारे वीडियो होंगे इस प्लेलिस्ट में, आप उनको बार बार आके देखिए। मेरा प्रयास ये है कि अलग अलग प्लेलिस्ट में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मैं वहां पे नए नए वीडियोस डालता रहूं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, और खासकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी रिलेटेड वीडियोस होंगे वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, और उन सब बिजनेस पार्टनर्स के साथ जिनके साथ आप नेगोशिएशन में एंटर हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप कर क्या रहे हैं? क्या आप मटेरियल भेजने का काम कर रहे हैं? क्या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं? क्या आप डीलर हैं, होलसेलर हैं? आप क्या हैं? सबसे पहले आप इस बात को समझिए, क्योंकि हर एक की जिम्मेवारी, हर एक के लिए कानून अलग है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच की बात नहीं है, या दो पार्टियों के बीच की बात नहीं है। यहां पे अलग अलग कानून भी लगते हैं। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और समझा ही नहीं, तो बाद में पता लगेगा कि आप पे वो सब कानून लागू हो रहे हैं जब डिस्प्यूट होगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। इसलिए सबसे पहले अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। दूसरा, इस बात को समझिए कि वन टाइम एग्रीमेंट है या ऑनगोइंग एग्रीमेंट है। क्योंकि अगर आप वन टाइम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया टेक्निकली, उस दिन आपकी लायबिलिटीज खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो लायबिलिटीज जारी रहेंगी, दोनों तरफ से जिम्मेवारियां हमेशा रहेंगी, आप भाग नहीं पाएंगे। तीसरी बात आती है, व्हाट आर योर ऑब्लिगेशंस एंड डिलीवरेबल्स। जब आपने साइन किया तो उसमें दो कॉलम होते हैं हर एग्रीमेंट में, ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टी ए, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी बी, और अगर तीन पार्टियां हो तो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी सी। अब ये ऑब्लिगेशंस क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने दो तीन चीजें रखता हूं। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं। अब यहां तक तो बात ठीक है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उस मटेरियल को डिस्पैच करने के लिए गाड़ी कौन लगाएगा, मतलब ट्रक्स कौन सप्लाई करेगा? आप करेंगे। तो ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो भी घपला हुआ, रास्ते में गड़बड़ हुई, एक्सीडेंट हुआ, आपकी जिम्मेवारी है। और अगर बायर ने ट्रक प्रोवाइड किए तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। जैसे ही आपके यहां से ट्रक लोड होता है, फैक्ट्री गेट से बाहर जाता है, आपकी जिम्मेवारी खत्म। अब ट्रांसपोर्टर और उस कंपनी की है जिसने उस ट्रांसपोर्ट गाड़ी को एंगेज किया है। इसीलिए ये छोटी सी बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए कि आपका एक टैंकर है या एक ट्रक है जिसमें 20-25 लाख का माल है। आपने डिस्पैच किया, एक्सीडेंट हुआ। अब ये 25 लाख की लायबिलिटी, इंश्योरेंस क्लेम है नहीं है वो अलग बात है, 25 लाख की लायबिलिटी किसके अकाउंट में जाएगी? आपने तो कहा था मैं पहुंचा के माल दूंगा। रास्ते में रिस्क है, सड़क पे, आप वो रिस्क लेना चाहेंगे? ये आपके ऊपर है। आप कहेंगे मैं इंश्योरेंस कर लूंगा, बिल्कुल करिए,
लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई और जस्टिफिकेशन देती है कि इसमें गलती हमारी नहीं है या हम इतना नहीं दे पाएंगे या कोई और उसमें राइडर क्लॉज आ जाता है, तब उस स्थिति में क्या होगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, समझना जरूरी है, क्योंकि उस पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की बात होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्लियरली डिफाइन टर्म्स। जब भी आप टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं कि अप टू डेट क्वालिटी या अप्रोप्रिएट क्वालिटी, अब अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? क्योंकि सेम रॉ मटेरियल अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति में काम आता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं जो इंसानों के काम आना है, तो ये एज्यूम किया जाता है कि उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंसानों के लिए होगा। अगर वो जानवरों के लिए या पशुओं के लिए पशु फीड के रूप में है, एनिमल फीड के रूप में है, तो आपको देखना होगा कि वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो रॉ मटेरियल है ह्यूमन फूड के लिए, तो उसके क्वालिटी नॉर्म्स क्या होंगे। अगर वो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, तो उसके क्वालिटी नॉर्म्स क्या होंगे। सिर्फ ये कहना नमक भेज रहा हूं से काम नहीं चलेगा। नमक फॉर व्हाट एप्लीकेशन, उस टर्म को बहुत क्लियरली डिफाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में पता लगेगा कि आपने तो कुछ और क्वालिटी मांगी थी और सामने वालों ने कुछ और क्वालिटी भेज दी, और विवाद होगा, झगड़े होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसा मैंने लिखा कि वी विल सप्लाई इन रीजनेबल टाइम और एज एंड व्हेन नीडेड। ये जो टर्म्स हैं, इन पे आप भरोसा ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या कर देते हैं। एज एंड व्हेन नीडेड किसके हिसाब से, कौन डिसाइड करेगा, ये क्लियर नहीं है। इन बेस्ट टर्म पॉसिबल, व्हाट इज बेस्ट टर्म पॉसिबल, ये वेग है। एज पर मार्केट कंडीशन, एज पर मार्केट कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? कौन डिसाइड करेगा कि मार्केट कंडीशन क्या है? कोई थर्मामीटर है? आपके लिए मार्केट बहुत अच्छी है, मेरे लिए मार्केट बहुत खराब है, अब आप क्या बोलेंगे? तो इस तरह की वेग टर्म्स का इस्तेमाल अवॉइड करें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वेरीफाई पेमेंट टर्म्स। अब आपने कहा ठीक है, वी विल मेक पेमेंट, पेमेंट बाय विच डेट, वी विल मेक मंथली पेमेंट, अच्छी बात है। मंथली पेमेंट ऑन विच डेट, 1 तारीख को या 30 तारीख को? इससे आपका कैश फ्लो फर्क पड़ता है। आप कब माल लेना चाहेंगे, कब देना चाहेंगे, कब मटेरियल का पेमेंट करना चाहेंगे, कब आपको मार्केट से पेमेंट मिलता है, इससे कैश फ्लो में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके आप इस बात को क्लियर कर लीजिए, व्हेन एंड हाउ पेमेंट विल बी मेड। यू विल डू बाय चेक, उसके अपने रिस्क हैं। यू विल डू बाय ई कॉमर्स, मतलब कि बैंक नेट बैंकिंग, उसके अपनी चुनौतियां हैं। तो इस बात को भी हमें समझना होगा। एनी पेनल्टी फॉर द लेट पेमेंट और बोनसेस फॉर अर्ली पेमेंट, बहुत सारे व्यापारियों में होता है कैश डिस्काउंट। अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हो तो दे गिव यू कैश डिस्काउंट, नहीं तो वो डिस्काउंट नहीं मिलता, उसको भी आप इवेल्युएट कर लिए। इज देयर अ पेमेंट शेड्यूल, डिपॉजिट और माइलस्टोन स्ट्रक्चर? अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें पेमेंट शेड्यूल है। अब पेमेंट शेड्यूल के कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल मेक फर्स्ट पेमेंट आफ्टर 3 months, देन आफ्टर 6 months, देन आफ्टर 12 months। एक तो आपने टाइमलाइन कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट है, 3 महीने में कितना काम हुआ, क्या उसकी कोई माइलस्टोन है? अब ये नहीं है। अब आपने कहा कि व्हेन द मशीन्स विल रीच एट साइट, विच मशीन? मान लीजिए कि मैं सप्लायर हूं, आपने कहा कि देन 50% ऑफ मटेरियल विल रीच द साइट, वी विल मेक 50% पेमेंट। 50% मटेरियल इन वैल्यू टर्म्स और इन क्वांटिटी टर्म्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने क्वांटिटी टर्म्स में कहा कि आपके पास 100 प्रोडक्ट आएंगे, मैं आपको 50 भेज दूंगा, आप मेरी 50% पेमेंट कर दीजिए। मैंने जो सबसे सस्ते वाले प्रोडक्ट थे, पहले 100 में से 50 आपको भेज दिए, 50% पेमेंट ले ली। फिर मैंने आपको उसके बाद जो सेकंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थे वो 75% भेज दिए और आपसे 75% पेमेंट ले ली। अब सवाल इस बात का है कि जो सबसे क्रिटिकल और एक्सपेंसिव कंपोनेंट है वो तो मैंने आपको सप्लाई किए ही नहीं, और उससे कई गुना ज्यादा मैंने आपसे पेमेंट ले ली। अब उस स्थिति में क्या होगा? अगर कल को मान लीजिए वो सप्लायर आपको पेमेंट या सप्लाई नहीं देता है और कहता है कि साहब मैं नहीं दे पा रहा, अब आप एक काम करिए, खुद आगे किसी और से करवा लीजिए। अगर आप इसका असेसमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि जो मटेरियल आपको मिला है एक्चुअली उसकी कीमत तो 40% थी, पेमेंट आप 75% कर चुके, और जो बचा हुआ मटेरियल है अगर आप उसको खरीदने जाएंगे तो आपको एक्चुअली 60% ऑफ द प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा।
जबकि वो सप्लाई मात्र 25% थी इन क्वांटिटी टर्म्स। ये घपले भी कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। मैंने ऐसी चीजें बहुत देखी हैं बाजार में होते हुए। इसके अलावा इंक्लूड ए टर्मिनेशन क्लॉज, कि जब टर्मिनेशन क्लॉज की बात आती है, हाउ कैन आइदर पार्टी एग्जिट द एग्रीमेंट। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसको स्पेसिफाई करिए। सीधा लिख दिया जाता है कि इफ यू डोंट एग्री विल इशू द टर्मिनेशन नोटिस। उससे पहले क्या आप उससे पूछेंगे नहीं किस बात का टर्मिनेशन। मिड सीजन में अगर उसको अच्छा वेंडर, अच्छा कोई बायर मिल गया, उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके किसी और को दे दिया, क्या आपको अफोर्डेबल होगा ये? मिड सीजन में, पीक सीजन में इस तरह की अगर हरकत आपके साथ हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको टर्म्स ऑफ एग्जिट भी क्लियर करना चाहिए कि यू हैव टू गिव मी 60 डेज नोटिस और 1 मंथ नोटिस, और यू हैव टू गिव मी द फॉलोइंग थिंग्स। अगर उसमें कंपनसेशन क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है, वो सब क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में फंस सकते हैं। व्हाट नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड, जैसा मैंने कहा कि आपको अल्टरनेट वेंडर ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको 2 महीने लगे। देन पुट अ नोटिस पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ताकि आपको पता रहे कि आपका काम नहीं रुके। आर देयर फीस और पेनल्टीज फॉर अर्ली टर्मिनेशन। पीक सीजन में अगर कोई आपको टर्मिनेट करता है कॉन्ट्रैक्ट, कहता है मैं नहीं दे पा रहा, और उसकी नीयत है कहीं और जाके व्यापार करने की क्योंकि उसको अच्छा रेट मिल रहा है, बाजार की परिस्थितियां बदल गई, उस स्थिति में आपका नुकसान हो सकता है। और ये एग्रीमेंट दोनों तरफ वैलिड होगा। आप भी मना कर सकते हैं कि मैं नहीं लूंगा क्योंकि आपको कहीं और से सस्ता मिल रहा है। ये दोनों चीजों को बराबर रखने के लिए दोनों पार्टीज को ये कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आता है चेक लायबिलिटी एंड इंडेमनिटी क्लॉजेस। हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अब हाईवे पे ट्रक का एक्सीडेंट होता है, किसकी जिम्मेवारी है? मटेरियल का कंपनसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस प्रीमियम कौन देगा? ये छोटी छोटी बात है। अब आप कहेंगे नहीं मैंने तो जी आपसे एक्स गोडाउन मांगा था। अब एक्स गोडाउन में आपने क्या इंश्योरेंस प्रीमियम जोड़ा था? आप ये एज्यूम करके चले कि मेरे को सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जोड़नी है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट उस स्थिति में क्या होगा? इन केस ऑफ कोई और लायबिलिटी है, कहीं पे और कोई फोर्स मेजर क्लॉज आ जाता है, उस स्थिति में क्या है, ये क्लियर होना जरूरी है। लुक आउट फॉर क्लॉजेस दैट शिफ्ट ऑल लायबिलिटीज टू यू। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमने ये देखा है कि जब बने बनाए एग्रीमेंट कंपनियां साइन करती हैं तो ये पता लगता है कि ज्यादातर एग्रीमेंट वन साइडेड थे, क्योंकि जिसने एग्रीमेंट आपको कहा कि सर ये हमारा एग्रीमेंट आप साइन कर दीजिए, वो इसीलिए ड्राफ्ट करके लाया था एग्रीमेंट क्योंकि उसने सारी लायबिलिटीज आपके ऊपर शिफ्ट कर दी कि जो भी गलती होगी आपकी जिम्मेवारी, कोई भी खर्चा होगा आपकी जिम्मेवारी, कोई भी टूट फूट होगी आपकी जिम्मेवारी, कोई भी और काम होगा आपकी जिम्मेवारी। हम तो सिर्फ आपको बेसिक चीज सप्लाई करेंगे और पैसा लेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। आर देयर लिमिट्स और कैप्स ऑन लायबिलिटी। कितना वी विल मेक द लेट पेमेंट। लेट पेमेंट ठीक है, मान लीजिए किसी कारण से आपने कहा वी विल चार्ज 1000 रुपीज पर डे एज लेट फी, क्योंकि आपका मटेरियल टाइम पे नहीं आया। कितने दिन? 1 महीना तो 30,000 हो गए, 2 महीना तो 60,000 हो गए। ये लाइबिलिटी कब तक चलती रही? अल्टीमेटली अगर सप्लाई नहीं है, सीजन खराब है, कोई फोर्स मेजर क्लॉज हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, और आप किसी कारण से कह सकते हैं कि इस महीने सप्लाई नहीं आ पाएगी, फैक्ट्री में कोई ब्रेकडाउन है, उसमें आपकी लगातार जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती रहती है। तो क्या आप उस पर सीलिंग लगाना चाहेंगे कि इट विल बी 1000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम अप टू 10,000 और 30,000 वॉट एवर। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। फिर आता है रिव्यू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड आईपी क्लॉजेस। विल यू बी हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, स्पेशली जब आप ज्वाइंट वेंचर में जाते हैं, किसी और तरह का एग्रीमेंट करते हैं, आईपी की प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी किसकी है? आप कोई केमिकल में काम कर रहे हैं, आप फॉर्मुलेशंस में काम कर रहे हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, बहुत कुछ है आईपीआर में। आईपीआर का जब एग्रीमेंट साइन होता है तो उसको अलग ढंग से देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को साइन कर रहे हैं। वी विल गिव यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब ये बहुत ही वेग टर्म है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आप क्या देंगे? क्या आप प्रोटोटाइप डिजाइन करवाएंगे? क्या आप हमें सॉफ्टवेयर कोड्स देंगे? या आप सिर्फ हमें रेडीमेड फॉर्मूला देंगे? क्या आप उसके टेस्टिंग मेथड्स देंगे? क्या आप उसके क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स देंगे? क्या क्या देंगे आईपीआर? जब तक आप ये क्लियरिफाई नहीं करेंगे तो कहेंगे वी विल सप्लाई यू प्रोडक्ट विच इज आवर पेटेंट, और आपने अगर साइन कर दिए कि यस वी विल एक्सेप्ट द प्रोडक्ट,
तब उस स्थिति में क्या होगा, आपको ये समझना होगा। Who owns any intellectual property created under the contract? कल को हमने ज्वाइंट में काम किया, कोई आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आपने मॉडिफिकेशन किया, बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होगा ऑल आईपीआर विल बिलोंग टू अस, तो प्रिंसिपल सप्लायर बोलेगा ऑल आईपीआर करंट और फ्यूचर डेवलपमेंट विल बिलोंग टू अस, मतलब आपने जो डेवलपमेंट किया उस पे भी उसका अधिकार। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बहुत बार देखा लिखा हुआ। ऐसी स्थिति में अब क्या करोगे? क्या आप उसको साइडलाइन करोगे कि एनी प्रॉपर्टी विच इज डेवलप्ड बाय अस विल बी आवर प्रॉपर्टी और इट विल बी ए जॉइंट प्रॉपर्टी? कैसे आप उसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी सोचना जरूरी है। लुक फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब बहुत बार होता है कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन या कोर्ट लिटिगेशन, कहां आप जाएंगे? आप हैं कहीं और बैठे हुए, उन्होंने कह दिया जी जुरिडिक्शन विल बी आवर कंट्री या आवर सिटी। अब आपको पता है कि आना जाना खर्चा, लॉयर्स की फीस काफी महंगी हो जाती है, फिर जुरिडिक्शन आपको पता नहीं, फिर आप क्या करेंगे? आप ऐसे कंट्री में एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसकी भाषा आपको नहीं पता था, उन्होंने कागज भेज भी दिए तो आप पढ़ नहीं पा रहे। बहुत समस्याएं हो जाती हैं। जुरिडिक्शन को बहुत संभाल के सोच समझ के काम करिए। विच जुरिडिक्शन और कंट्री लॉज विल अप्लाई, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ अप्लाई करेंगे। बहुत सारे आर्बिट्रेशन सेंटर हैं जो प्राइवेट से बन गए हैं, वहां पे भी लोग जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमारे साथ तो न्याय नहीं हुआ। आपने कौन सा सेंटर लिया था, किसने आर्बिट्रेशन लॉ के हिसाब से किसने किसको अपॉइंट किया था, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या थी, पैनल में किस तरह के आर्बिट्रेटर थे, क्या आपको चॉइस थी आर्बिट्रेटर चूज करने का, नहीं था। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जुरिडिक्शन की बात करते हैं सब कानून और पूरा गेम प्लान बदल जाता है। इसको हमें समझना होगा। Beware of automatic renewals। बहुत बार होता है कि we are signing it for 1 year, then we will review it after 3 years or 2 years, or we will extend it by another 1 year। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज बहुत होती। Does the contract auto review unless cancelled? क्या ऐसा है कि हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे दूसरे में? कई बार ऐसा होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपने रिन्यू करने का ऑटो क्लॉज डाल दिया, लेकिन पेमेंट सेटलमेंट नहीं हुई, इस एजम्पशन में कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है तो अभी सेटलमेंट की क्या जरूरत है। तो जब आप रिन्यू भी करते हैं तो उसमें आप सेटलमेंट क्लॉज भी डाल सकते हैं कि ऑन 31 मार्च या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी विल सेटल ऑल द ड्यूज, डेबिट एंड क्रेडिट विल बी रिजॉल्व्ड, एंड वी विल रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर in the month of February or March, or before the expiry or 2 weeks before of the existing contract। जो भी आप उसमें कंडीशंस डालना चाहें आप डाल दीजिए ताकि आप सेफ रहें। नोट द रिन्यूअल टर्म्स एंड कैंसिलेशंस डेडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एज्यूम कर लिया कि रिन्यू हो जाएगा, उन्होंने किया नहीं, आपने मटेरियल भेज दिया, उन्होंने पेमेंट नहीं करी। अब आप लड़ रहे हैं कि हमारी पेमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो आपसे मांगा ही नहीं था। नहीं, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एक्स डेट को, आपने उसके बाद मटेरियल भेजा, उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं। आपका मटेरियल पड़ा है, वापस ले जाइए, या हमने आपसे मांगा नहीं था वगैरह वगैरह। अननेसेसरी आपके ऊपर लायबिलिटीज खड़ी हो जाएंगी, इसलिए आपको समझना होगा। देन असेस फोर्स मेजर प्रोविजन। स्पेशली कोविड के बाद बहुत कुछ लोगों को समझना होगा कि कभी कभी स्थितियां ऐसी हैं। जो ट्रंप साहब ने जो काम किया, जिस तरह से टैरिफ बढ़ गए, मान लीजिए कि आपको कोई सप्लाई करनी थी, उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता था या किसी और कंट्री से आता था, अब वहां कंटेनर्स का डिसरप्शन हो गया बिकॉज ऑफ ट्रेड पॉलिसी इश्यूज, ट्रेड टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज। आपका माल डिस्पैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस शिप के अंदर मान लीजिए कि 2000 कंटेनर होने चाहिए, तो उसमें 2 आपके थे। अब वो शिप ही नहीं निकल पा रहा है वहां से फॉर वेरियस रीजन, अब आपके कंटेनर नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में फोर्स मेजर क्लॉज अप्लाई होगा या नहीं? कोविड के समय अप्लाई हुआ या नहीं? क्योंकि उसको तो सरकार ने इमरजेंसी घोषित किया था, तो आप कह सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? यहाँ तो किसी ने इमरजेंसी घोषित नहीं करी, ना चाइना ने, ना इंडिया ने, ना यूएस ने। सबने कहा हमने तो टैरिफ ही बदले, लेकिन बाजार के फ्लो पे फर्क पड़ गया। उस स्थिति में क्या होगा, इसको समझना जरूरी है। आर यू स्टिल ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म? अगर ऐसी स्थिति में है कि सब कुछ भी हो आपको मटेरियल देना होगा, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्ट अ कमर्शियल लॉयर, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर हाई वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं
यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जब बात करता हूँ कि आपने इसको मेल में क्यों नहीं क्लैरिफाई किया, कि सर हमने ज्यूम किया या हमने सोचा कि इसका मतलब ये है, हमें लगा कि वो अच्छी पार्टी है, लेकिन ऐसा हमसे पहले कभी नहीं हुआ, हम बाकियों के साथ भी डील कर रहे थे तब ऐसा नहीं। आप अपनी जो पास्ट हिस्ट्री है उसको एज्यूम करके नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो और नई पार्टी का नई सोच है, आप उसमें फंस भी सकते हो, इसलिए आपको वो बहुत संभल के काम करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो लीगल न्यूएंसेस होते हैं, छोटी छोटी बात है, टर्म्स का मतलब क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी आपको, लेकिन पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, आपको पता है कि आप फंसोगे नहीं। इसीलिए जब भी आप इस बात को आप समझिए कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर की लकीर है कि साहब अब कुछ नहीं बदल सकता। आपको भी व्यापार करना है, सामने वाली पार्टी को भी व्यापार करना है। आप हर क्लॉज को नेगोशिएट कर सकते हैं एक्सेप्ट जो उस देश का कानून है। आप कानून में एग्जेम्पशन नहीं कर सकते अगर वो मैंडेटरी क्लॉजेस है, तो वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। बाकी जो भी कमर्शियल टर्म्स हैं, डिलीवरी टर्म्स हैं, पेमेंट टर्म्स हैं, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। यहाँ तक कि क्वालिटी नॉर्म्स आर नेगोशिएबल इफ इट इज नॉट ए लीगल नॉर्म। तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं। सो इफ ए क्लॉज फील्स रिस्की और अनफेयर, प्रपोज चेंजेस। आप कहिए कि मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल है, मुझे जम नहीं रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको बदलना चाहिए। सामने वाली पार्टी कहेगी नहीं हम नहीं बदलेंगे, हमारे स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, आप मत साइन करिए। अगर उनका स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है तो किसने बनाया? उनकी कंपनी ने ही तो बनाया, भगवान ने तो भेजा नहीं। तो जब उनकी कंपनी अपनी पॉलिसी बदलने को तैयार नहीं है तो आप क्यों बदल रहे हैं? उसी स्थिति में आप बदलेंगे जब आपकी मजबूरियां होंगी, आपके पास अल्टरनेट नहीं। और यही होता है मोनोपोली मार्केट में, यही होता है डोमिनेंट प्लेयर का मार्केट में जो गेम प्लान होता है उससे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस ट्रैप में ना फंसे। उम्मीद है ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि जब भी कोई डाउट हो, इस वीडियो में मैंने इस चैनल पे और इस प्लेलिस्ट में मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको दोबारा देख लीजिए, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपस में अपनी टीम में सर्कुलेट करिए, बार बार देखिए, जब भी आप एग्रीमेंट साइन करने जाए एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। इसलिए मैंने इसको पब्लिक डोमेन में बनाया है ताकि आपको इधर उधर रोज ना जाना पड़े। आपको एग्रीमेंट साइन करना है, 10-15 मिनट आप लगाइए, इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आपको देखनी है आप इस वीडियो में देख लीजिए। जब आप एग्रीमेंट नेगोशिएशन के लिए जाते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको हेल्प करें। इसीलिए इस जो प्लेलिस्ट है इसको आप शेयर करिए, इस पे डिस्कस करिए, और आपके जो भी सुझाव हों और भी कमेंट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।